नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, ये मनोविज्ञान की क्लास नंबर 45 हमारी है और हम अभी बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है, जिसकी ये 8th वीडियो है, यानी 8वीं वीडियो है। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि हर एक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब तक पूछा गया है। यहाँ से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ध्यान से इसको आखिरी तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इतनी गारंटी है कि आप अच्छे से इसे समझ जाएंगे। साथ ही इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पर आप सारे ही PDF डाउनलोड कर सकते हैं एक्चुअली, और कर लीजिए आप, ताकि उनको एक अलग से फोल्डर बनाकर आप वहाँ पर रख सकें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट रिवीजन कर सकें जो आपको इम्पोर्टेंट हो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस सिद्धांत का अंग्रेजी में नाम है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, और इसे दिया है 1936 में दिया गया था ये। ठीक है, इसके जनक देखिए आप, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, जो थे अमेरिका के थे। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस सिद्धांत को। यहाँ पर मोरल शब्द की बात हम पढ़ेंगे, या नैतिक शब्द कहाँ से आया वो देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ आचरण है, अर्थात सभ्य आचरण को ही नैतिकता कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिया जाता है मोरल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो या फिर वहाँ पर पूछ लिया जाता है मोरस शब्द कौन सी भाषा का है, तो आपको ऑप्शन में लगाना है लैटिन, या फिर पूछ लिया जाए कि मोरल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और वहाँ पर मोरस, मोरुकेर या कुछ भी दे दिया जाएंगे 4 ऑप्शन, तो आपको वहाँ पर मोरस लगाकर आना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, कोहलबर्ग ने हाइनीज नामक यूरोपियन व्यक्ति की एक दुखद घटना से प्रभावित होकर नैतिकतावादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत अपनी पुस्तक मोरल एजुकेशन में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इनकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा मोरल एजुकेशन इनकी पुस्तक का नाम था। और देखिए, एक पुस्तक में इन्होंने नैतिक विकास के कितने स्तर दिए, यहाँ पर 3 स्तर दिए हैं। ठीक है, 3 स्तर दिए हैं दोस्तों, इनके भी 2-2 स्तर हैं। तो यहाँ पर टोटल मिला के हम सभी को पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर पिंक कलर से जो है आप देख रहे हैं, ये मेन 3 स्तरों को मैं पिंक कलर से यहाँ पर किया हूँ, ताकि आपको हाईलाइटेड रहे और PDF थोड़ा अच्छा बने। लेकिन यहाँ पर इसके उप स्तर में येलो कलर से करके लाया हूँ, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के हिसाब से है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे पूर्व रीत्यकाल भी कहते हैं और पूर्व रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और नोट्स बना रहे हैं तो आप ज़रूर से बना सकते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व रीत्यकाल या पूर्व रूढ़िगत स्तर, यहाँ पर पहला स्तर है, जिसकी उम्र है 0 से 9 साल की एज के बीच की। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कहा है यहाँ पर, यह शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था के मध्य तक चलने वाला स्तर है। ठीक है, याद रखना है हमको। इसमें नैतिक गुण नहीं पाए जाते हैं और बालक को इनके स्वरूप का ज्ञान भी नहीं होता। जाहिर सी बात है कि बच्चा 0 से 9 वर्ष की उम्र में बहुत छोटा होता है, और वो कोई पैदा होते ही नैतिक गुण उसमें उत्पन्न हो नहीं जाते। तो यहाँ पर नैतिक गुण उत्पन्न नहीं होते हैं, ना ही उसको इनके स्वरूप का ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात, याद रखने वाली बात यह है कि इसके 2 उपस्तर हैं। उपस्तर तीनों के ही 2-2 हैं, याद रखिएगा आप। तो देखते हैं पहला उपस्तर क्या है। ठीक है, देखेंगे, आज्ञा एवं दंड उन्मुक्ता स्तर। ध्यान से पढ़िएगा, इस उपस्तर में भय की अधिकता होती है, अतः बालक दंड के भय से माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। आप 0 से 9 वर्ष के बच्चे को माइंड में लेकर चलिए, आपको सब समझ में आएगा इस उपस्तर में। इस उपस्तर में भय की अधिकता होती है, बच्चा बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है भय उसे लगेगा, और बालक दंड
के भय से माता पिता और बड़ों की बातें मानता है। हम खुद भी इस एज से गुजरे हुए हैं और छोटे जब थे तो भय लगता था दंड मिलने का, तो उसकी वजह से सभी आज्ञाओं का पालन भी करते थे। नेक्स्ट देखेंगे हम, किंतु उसमें नैतिक गुण नहीं पाए जाते हैं। क्या सही है और क्या गलत है यह बच्चे को ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, यह आप सब समझ सकते हैं। सेकंड स्तर आप देखिए, यहाँ पर सेकंड स्तर होगा हमारा अहम और साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुक्ता स्तर। ठीक है, मेन इस वर्ड को आपको याद रखना है, अहम याद रख लेना है आपको। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अहम की भावना बच्चे में कौन से स्तर में होती है या कौन से उसके गुण हैं, आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। तो याद रखिएगा, बालक में अहम की भावना उत्पन्न होने लग जाती है। दूसरे स्तर की बात की जा रही है यहाँ पर, अहम और साधनात्मकता सापेक्षतावादी उन्मुक्ता स्तर। बालक में अहम की भावना उत्पन्न होने लग जाती है, वह विद्यालय जाना आरंभ कर देता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह जो करता है उसके लिए अच्छा है और अन्य जो करते हैं वह उनके लिए अच्छा है, और ये भावना होती है सापेक्षतावादिता कहते हैं इसको, अर्थात उसमें सापेक्षतावादिता पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा या फिर दोबारा से इसको देख लीजिएगा, लेकिन भूलिएगा मत। ठीक है, दूसरा स्तर अब हम पढ़ने जा रहे हैं, परंपरागत, रीत्यकाल या रूढ़िगत स्तर। ठीक है, आप एक बात नोटिस कीजिए मेरी, जिससे आपको तीनों स्तर के नाम याद हो जाएंगे। ये परंपरागत, रीत्यकाल और रूढ़िगत को याद रखिए बस आप। लेकिन पहले स्तर में पूर्व परंपरागत, पूर्व रीत्यकाल और पूर्व रूढ़िगत नाम आप याद रखिए। दूसरे में आप याद रखिए परंपरागत, रीत्यकाल और रूढ़िगत, और तीसरे में आप उत्तर परंपरागत, उत्तर रीत्यकाल या उत्तर रूढ़िगत स्तर नाम याद रखिए। ठीक है, तो ये स्तर के नाम तो आपको याद हो गए। अब सिर्फ आपको उप स्तरों के नाम याद रखने हैं, जो कि उनके गुणों से ही स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप एक दो बार रिवीजन करेंगे इसका तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। तो देखते हैं परंपरागत, रीत्यकाल और रूढ़िगत स्तर को। इसकी एज लिमिट है 10 से 13 वर्ष की। ठीक है, 0 से 9 हम पिछले वाले स्तर में पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे 10 से 13 वर्ष के बालक का नैतिक विकास का क्या सिस्टम है। ठीक है, यह बाल्यावस्था के मध्य से आरंभ होकर किशोरावस्था के मध्य तक चलने वाला स्तर है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बाल्यावस्था के मध्य से आरंभ होकर किशोरावस्था के मध्य तक चलने वाला स्तर कौन सा है। तो वहाँ पर आंसर में आपको परंपरागत लगाना है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि 11 वर्ष का बालक नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर के अंदर आएगा। तो वहाँ पर भी आपको 10 से 13 वर्ष दिया हुआ है, तो याद रखना है आपको परंपरागत स्तर लगा कर आना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस स्तर में ही नैतिक गुण उत्पन्न भी होते हैं और बालक को इनके स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। ठीक है, पिछले वाले में ना तो उत्पन्न हुए थे और ना ही उनके स्वरूप का ज्ञान था, ना ही सही गलत का ज्ञान था बच्चे को। लेकिन दूसरे स्तर में देखिए आप खासियत, इस स्तर में नैतिक गुण भी उत्पन्न होते हैं और बालक को इनके स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। अतः इसे नैतिक विकास का कौन सा सर्वश्रेष्ठ स्तर भी कहा जा सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया नैतिक विकास के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ स्तर कौन सा है, तो आपको परंपरागत, रीत्यकाल या रूढ़िगत स्तर को ही लगाकर आना है। ठीक है, ये स्तर है, सिर्फ उप स्तर नहीं है ये। ठीक है, उप स्तर पूछे तब आपको नेक्स्ट अभी आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन स्तर पूछा जाने पर आपको यही लगाना है। इसके भी 2 स्तर हैं, जैसा कि मैंने बताया तीनों के 2-2 स्तर हैं। देखिए आप, पहला स्तर इसका प्रशंसा, स्वयं उत्तम बनने का उन्मुखता स्तर। ठीक है, अब नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर बच्चा प्रशंसा चाह रहा है और स्वयं उत्तम बनने की कोशिश कर रहा है। बालक में प्रशंसा प्राप्त करने की प्रबल भावना पाई जाती है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार 10 से 13 वर्ष के बच्चे में प्रशंसा प्राप्त करने की प्रबल भावना पाई जाती है। वह परिवार के बाहरी व्यक्तियों के समक्ष अथवा कभी कभी माता पिता को खुश करने के लिए नैतिक गुणों का प्रदर्शन करता है, किंतु अतः उसमें धीरे धीरे नैतिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह बाहरी लोगों के सामने और माता पिता को खुश करने के लिए नैतिक गुणों का प्रदर्शन कर रहा है और उसमें धीरे धीरे नैतिक गुण उत्पन्न हो रहे हैं। अब
किंतु उनके स्वरूप का ज्ञान उसे नहीं होता है। यानी कि इस स्तर के अंदर तो उसको नैतिक गुण भी उत्पन्न हो रहे हैं और उनके स्वरूप का ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन इस पहले वाले उप स्तर में केवल उत्पन्न होने लग जाते हैं, लेकिन उनके स्वरूप का ज्ञान उसको अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम इसका बी पढ़ेंगे, इसमें इसको स्वरूप का ज्ञान भी होने लग जाएगा। बी देखिए आप, सामाजिक अनुरूपता उन्मुखता स्तर, यानी कि इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो सामाजिक अनुरूपता समाज के अनुरूप उन्मुख होने का स्तर है ये। ठीक है, बच्चे का बालक समाज को जैसा देखता है स्वयं उसके अनुरूप बनने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही है। समाज में जो बातें उसको अच्छी लगती हैं, या मान लीजिए मैं कोई अच्छा कार्य करूं किसी बच्चे के सामने और बड़े सब मेरी प्रशंसा करें, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये कार्य नैतिक कार्य है, ये प्रशंसा दिलाता है, तो वो भी उस कार्य को अपनाएगा, उसके समाज के अनुरूप बनने का प्रयास करेगा, वह सामाजिक और नैतिक नियमों का पालन करने लग जाएगा। ठीक है, नैतिक गुणों का सर्वाधिक प्रदर्शन बालक इसी स्तर में करता है। ठीक है, याद रखना है आपको कौन से स्तर में करता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए बालक नैतिक गुणों का सर्वाधिक प्रदर्शन कौन से स्तर में करता है, तो सामाजिक अनुरूपता उन्मुखता स्तर में करता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसे नैतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ उप स्तर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है हमको। इसे नैतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ उप स्तर कौन सा है अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो सामाजिक अनुरूपता उन्मुखता स्तर वहाँ पर आपको लगाकर आना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपसे पीडीएफ जरूर से डाउनलोड करके इसको रिवीजन कीजिएगा। आप 2 बार मुश्किल से नहीं पढ़ेंगे और आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा और आपका कभी नंबर नहीं कटने वाला इसके बाद। किंतु इसमें निर्णय करने की क्षमता नहीं पाई जाती है अभी बच्चे में। उसको नैतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ स्तर भी हो गया, प्रदर्शन भी कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसको निर्णय करने की क्षमता अभी उसमें नहीं आई है। बालक कभी कभी स्वयं को हानि पहुंचा लेता है। इसीलिए यहाँ पर 13 साल का बच्चा है इसके अंतर्गत, और उसे हम नाबालिग ही कहते हैं। उसको पूरा उसका सही गलत नहीं पता होता। ठीक है, थर्ड स्टेज हम पढ़ेंगे अब इसकी। तीसरा स्तर हम पढ़ने वाले हैं उत्तर परंपरागत, उत्तर रीत्यकाल या उत्तर रूढ़िगत स्तर, जिसकी एज लिमिट कितनी है 13+, यानी 13 से अधिक कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा आप, यह किशोरावस्था के मध्य से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाला स्तर है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप ज़रूर से लगाइएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। इसमें बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, 13 साल से ऊपर वाले बच्चों का बुद्धि का पूरा विकास हो जाता है, तार्किक चिंतन करने लग जाते हैं, व्यक्ति में निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति स्वयं नैतिक नियमों का पालन करने लगता है और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इतना ज्ञान बच्चे के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, नैतिक नियमों का निर्माण इसी स्तर में होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी स्टेज में नैतिक नियमों का निर्माण होता है, तो आपको यही लगाकर आना है। क्या लगाएंगे आप? ठीक है, उत्तर परंपरागत, उत्तर रीत्यकाल या उत्तर रूढ़िगत में से तीनों में से कोई सा भी नाम वहाँ पर हो सकता है, या आपको ढूंढ कर लगाना है। ठीक है, अब देखिए आप, इसके भी 2 उप स्तर होते हैं। ठीक है, जैसे कि उन दोनों के हैं। ठीक है, पहला देखिए आप, विवेक सामाजिक अनुबंध उन्मुखता स्तर। ठीक है, समाज से अनुबंध करना। ठीक है, ठीक है, देखिए आप, इस स्तर में बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, व्यक्ति में निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, अतः उचित समय पर उचित अवसर पर निर्णय लेकर व्यक्ति नैतिक गुणों का प्रदर्शन करता है। अब वह स्वयं को हानि भी नहीं पहुंचाता। देख रहे हैं आप, इसके गुणों को सबको याद रखना है आपको। व्यक्ति इस स्तर में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाएगा, निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी, उचित समय पर उचित अवसर देखकर और उचित मात्रा में नैतिक गुणों का प्रदर्शन भी बच्चा करना सीख जाता है। ठीक है, अब वह स्वयं को हानि भी नहीं पहुंचाता है। कौन से स्तर में, एक बार फिर से देख लीजिए, विवेक सामाजिक अनुबंध उन्मुखता स्तर में। नेक्स्ट देखिए आप, बी सामाजिकरण सर्वभौमीकरण नीतिपरक उन्मुखता स्तर,
जो कि लास्ट है हमारा इस वीडियो का, इस सिद्धांत का। ध्यान से देखिएगा, सामाजिकरण, सार्वभौमिकरण, नीतिपरक उन्मुखता स्तर इसको कहा जाता है। इस उप स्तर में व्यक्ति का पूर्ण सामाजिकरण हो जाता है। ठीक है, वह स्वयं तो नैतिक नियमों का पालन करता ही है, लेकिन दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करने लग जाता है। नैतिक नियमों का निर्माण इस उप स्तर में होता है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, नैतिक नियमों का निर्माण इसी उप स्तर में होने लग जाता है। सामाजिकरण होना और सार्वभौमिकरण, नीतिपरक उन्मुखता स्तर इस नाम को स्पष्ट करता है। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा। ये चाहे तो आप PDF डाउनलोड करके इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर ज़रूर से लाइक कीजिएगा दोस्तों, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपने विचार ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।